अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो याद रखें कि वायरस एक ऐसी एंटिटीज है जिनको हम लोग लिविंग नहीं कहते, क्योंकि लाइफ के लिए जो सबसे बेसिक बात है वो है प्रेजेंस ऑफ सेल। सेल का प्रेजेंस होना, तो यहाँ पर सेल एब्सेंट होते हैं तो इसलिए हम लोग इसको लिविंग कंसीडर नहीं करते। तो वायरस की जब भी बात कभी की जाए तो हम लोग कहते हैं दे आर विदाउट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस, मींस दे आर ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। इसीलिए तो इसको फाइव किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में किसी में भी इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की पहली बेसिस ही क्या थी? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, वो सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। अब वायरस की बात की जाए तो वायरस वो कहते हैं कि बहुत स्मॉल होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि बैक्टीरिया से भी जो है वो 10 to 1000 टाइम्स स्मॉल होते हैं। तो इसका मतलब सिंपल है कि ये माइक्रोस्कोप के नीचे ही नजर आएंगे, हमें माइक्रोस्कोप के अलावा कभी नजर नहीं आते। एमसीक्यू के लिए याद रखें कि सबसे छोटे जो वायरस होते हैं वो पार्वो वायरस होते हैं, जिनका साइज सिर्फ 20 नैनोमीटर होता है। और सबसे बड़े जो होते हैं वो पॉक्स वायरस होते हैं, जिनका साइज 250 नैनोमीटर होता है। अब कभी पूछा जाए कि भाई ये नैनोमीटर क्या होता है, तो सिंपल डेफिनेशन में याद रख लें कि 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर, एक मीटर का 1 बिलियंथ पार्ट जो होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक नैनोमीटर कहते हैं। जब इतने छोटे हैं तो फिर होता क्या? देखो, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक बीकर है, इसके ऊपर आप एक फ्लास्क के थ्रू आपने फिल्टर पेपर यहाँ लगा दिया। और जब आप लोगों ने फिल्टर पेपर लगा दिया तो इसमें अगर आप एक मिक्सचर है आपके पास, किस चीज का मिक्सचर है? बैक्टीरिया और वायरस का। तो याद रखें कि बैक्टीरिया का साइज हम लोगों ने अभी कहा कि 10 to 1000 टाइम्स ज्यादा है। किससे 10 to 1000 टाइम्स ज्यादा है? वायरस से। तो इसलिए हम लोग अगर इस सारे मिक्सचर को यहाँ पर डाल देंगे तो क्या होगा? फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे बैक्टीरिया, क्योंकि उनका साइज बड़ा था, और वायरस जो है वो नीचे आ जाएंगे। तो मींस इनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ फिल्टर पेपर्स। अब अगर इसके जीनोम की बात की तो वायरस को याद रखें कि वायरस ना टोटल दो चीजों पर मुश्तमिल है। एक अंदर उसका क्या? न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड दोनों तरह से हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। और दूसरा, इस न्यूक्लिक एसिड को कवर करने वाला प्रोटीन कोट, ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है? प्रोटीन से। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन कोट कहते हैं। और बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कैप्सिड। अब एक कैप्सिड किस चीज से मिलकर बना है? जैसे दीवारें होती है ना, वो ईंटों से मिलकर बनती हैं, तो ऐसे ये कैप्सिड जो है ये छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बना हुआ है। और वो जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, उन छोटे छोटे यूनिट्स को हम लोग क्या कहते हैं? कैप्सोमियर्स कहते हैं। मीन सिंपल अल्फाज में अगर मैं बात करूं तो मैं कहता हूं कि कैप्सोमियर्स वो छोटी चीजें हैं, वो छोटी ईंटें हैं जो आपस में मिलके क्या करती हैं? एक प्रोटीन कोड को बना रही हैं, जो प्रोटीन कोड क्या करता है? एनक्लोज करता है इसके डीएनए को। अब प्रोटीन कोड यानी कि कैप्सिड प्लस डीएनए दोनों को आपस में मिला लिया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं। आगे जब हम लोग बात करते हैं इन्वेलप की, तो कभी कभार क्या होता है ये देखिए जरा, अगर हम लोग देखते हैं फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लिक एसिड है और ये न्यूक्लिक एसिड के ऊपर मौजूद प्रोटीन कोट है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटीन कोट के बाहर भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद होती है। जैसे बैक्टीरिया में पढ़ा था ना कैप्सूल, वैसे यहाँ पे भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद होती है। इस एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? इनवेलप कहते हैं। अब जिस वायरस के ऊपर मौजूद होगी वो क्या कहलाएगा? इनवेलप्ड वायरस कहलाएगा। जिसके ऊपर नहीं होगी वो नॉन इनवेलप्ड यानी कि विदाउट इनवेलप्ड, या उसको हम लोग नेकेड वायरस भी कह रहे होते हैं। फिर जब हम लोग बात करते हैं शेप ऑफ वायरस की, तो याद रखें कि शेप किस वजह से है? ये जो कैप्सिड है, इस कैप्सिड की वजह से शेप है। लाइक प्रोटीन कोड डिफरेंट शेप का होता है, इस वजह से देखें डिफरेंट शेप्स आ गई आपके पास वायरस की। और जो कैप्सोमियर्स होते हैं, कैप्सोमियर हर एक कैप्सिड के अपने स्पेसिफिक होते हैं। हर पीस में 162 कैप्सोमियर्स मिलकर उसका कैप्सिड बनाते हैं। एडिनोम वायरस में 252 कैप्सोमियर्स उसका कैप्सिड बना रहे होते हैं। बैक्टीरियोफेज जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो इसको सबसे पहले समझते हैं बैक्टीरियो। बैक्टीरियो वर्ड इज फॉर बैक्टीरिया,
एंड फेज इज फॉर ईटर्स। ये ग्रुप होते हैं ईटर्स का। इसमें डिफरेंट टाइप के फेजेस आ जाते हैं, जिसमें जो है वो T1, T2, T3, T4, T7 डिफरेंट टाइप के फेजेस हैं, जिसमें से सबसे कॉमन T4 है। क्यों? क्योंकि वो सबसे कॉमन बैक्टीरिया इकोलाई को जाके इफेक्ट कर रहा होता है। इसकी जब शेप अगर हम लोग देखें तो इसकी शेप क्या है? एक ये देखिए, एक ट्रायंगल, नीचे दूसरा ट्रायंगल। तो 6 किनारे हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। तो इसलिए हम इसको हेक्सागोनल कह रहे होते हैं। ये इसका हेड है। इसके अंदर क्या मौजूद होता है? डीएनए। तो मतलब ये क्या है? डीएनए वायरस है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। डीएनए वायरस बात करते हैं तो जरा इसका स्ट्रक्चर देखें तो आपके पास सबसे पहले क्या आ जाता है? इसका हेड। जैसे हम लोगों ने बात की थी कि एक जो है वो ट्रायंगल ड्रॉ करो, ऐसे लाइंस लगा लो और दूसरी साइड पे दूसरी ट्रायंगल बना लो। ये इसका क्या बन जाता है? हेड। हेड के साथ ही अटैच क्या आ जाती है? इसका नेक रीजन आ जाता है। नेक वो रीजन है जहां से जो है वो इसकी क्या चल रही होती है? इसकी टेल। ये सारी इसकी टेल है। टेल के अंदर जो है वो स्पाइरल बना लीजिएगा। और एंड पे क्या आ जाती है? इसकी बेसल प्लेट आ जाती है। इस बेसल प्लेट के साथ क्या अटैच होते हैं? इसके टेल फाइबर्स अटैच होते हैं, जो क्या होते हैं? 3 पेयर्स ऑफ टेल फाइबर्स होते हैं। इस शीट को देखें ना, तो इसकी जो बाहर की साइड है ना, दैट इज आउटर शीथ। और जो जरा अंदर को है वो क्या है? इनर शीथ। दोनों में फर्क क्या है कि ये दो डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। जो आउटर शीथ है मिलकर बनी हुई है GP18, और जो इनर शीथ है ये मिलकर बनी हुई है GP19। तो दो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए याद कर लीजिएगा। आगे जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी क्या होती है? 6 टेल्स होती हैं, 3 पेयर्स होते हैं, और ये भी किस चीज से मिलकर बनी होती है? प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। इसका मेजर रोल क्या है? इसका मेजर रोल एक तो है कि बैक्टीरिया को जो है वो किल कर रही होती है, लेकिन इसका मेजर रोल आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप लोगों ने बैक्टीरिया पढ़ते हुए पढ़ा था प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को हम लोग क्या करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक मॉलिक्यूलर वेक्टर के तौर पे यूज करते हैं। यानी कि क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल हम लोग इंसान की इंसुलिन की जीन जो है वो प्लाज्मिड के अंदर डालते हैं। और प्लाज्मिड को देखिए, एक बैक्टीरिया था, इससे हम लोगों ने ऐसे करके प्लाज्मिड को रिमूव कर लिया था। जब ये प्लाज्मिड बाहर आ गया तो इसके अंदर हम लोगों ने इंसान की इंसुलिन की जीन डाल के इसको किसी दूसरे बैक्टीरिया में डाल दिया। अब ये बैक्टीरिया के अंदर क्या आ गई? इंसान की इंसुलिन की जीन आ गई। तो ये मेरे पास रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया था। पास बैक्टीरियोफेज भी है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बैक्टीरिया है। हम लोग क्या करते हैं? एक बैक्टीरियोफेज के अंदर अपनी मर्जी की जीन इंसर्ट करवा देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इंसर्ट करवा दी ह्यूमन जो है वो ग्रोथ हार्मोन की जीन। ग्रोथ हार्मोन की जीन ये हम लोगों ने इंसर्ट करवाई बैक्टीरियोफेज के अंदर, और फिर इस बैक्टीरियोफेज को कहेंगे आप इस बैक्टीरिया पे अटैक कर लो। अब ये जब बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो बैक्टीरियोफेज के अंदर ऑलरेडी क्या है? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की जीन है। तो जब जब यहाँ से बैक्टीरियोफेज निकलेंगे या बैक्टीरियोफेज अपनी प्रोटीन्स बनाएंगे, इस बैक्टीरिया से बनवाएंगे, तो साथ साथ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी बनता रहेगा। तो ऐसे डिफरेंट तरह के जेनेटिक इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए हम लोग इसको यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपका टॉपिक वायरसेस कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस मिल सके।